माननीय सभासद, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लोकसभा सदस्य शंकर लालवानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 18वीं लोकसभा शपथ शुरू हो चुकी है और 262 माननीय सांसदों ने शपथ ले ली है और शेष आज लेने वाले हैं। क्या कुछ नयापन लेकर आई है ये 18वीं लोकसभा? देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि भारत की आज़ादी के बाद नए संसद भवन में हम शपथ ले रहे हैं और ये 18वीं लोकसभा है और हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा, इसका बहुत महत्व है। महत्व इसलिए भी है कि गीता के 18 अध्याय में हमको जो उपदेश मिलता है जीवन दर्शन का, और ये 18वीं लोकसभा है, सबसे युवा सांसद चुन के आए हैं और अमृतकाल की ये नई जो लोकसभा है, नए भारत, श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। जैसे मैंने बताया कि इस बार तो हमारे युवा साथी की संख्या भी बढ़ी है, तो ये सौभाग्य का विषय है कि नई लोकसभा में हम सबको शपथ, जो भारत के आज़ादी के बाद जो नई सदन बना है उसमें हमें अमृत शपथ लेने का मौका मिला। बहुत खुशी की बात है और सब में उत्साह, उमंग है। लालवानी जी, बहुत महत्वपूर्ण है लोकसभा अध्यक्ष का पद, और हमने देखा कि ओम बिरला जी ने 17वीं लोकसभा में इसका निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया। जब भी बात होती है, पक्ष विपक्ष के तमाम सांसदों से बात होती है, वो हमारे कार्यक्रम में आते थे, वो उनकी खासी तारीफ किया करते थे। रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने काम का, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को उन्होंने अपनी बात सदन के भीतर रखने का अवसर भी दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो 17वीं लोकसभा थी, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा थी, और जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी ने सबको मौका दिया, उस में तो हम नए सांसद थे, लेकिन उन नए सांसदों को भी मौका दिया और चुन चुन कर, मुझे ध्यान है कि महाराष्ट्र से एक बुजुर्ग महिला सांसद चुन के आई थी और बहुत वरिष्ठ थी, और वो सदन में कभी उनको बोलने का मौका नहीं दिया, और लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुला के कहा कि आपको जो बोलना है आप बोलिए, एक बार ज़रूर बोलिए। तो ये दर्शाता है कि माननीय अध्यक्ष जी का, सभापति जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है, वो किस प्रकार पूरे सदन के सांसदों की चिंता करते हैं। और रात को 12-12 बजे तक हमने 0 ओवर देखे हैं। मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर मिला कि 0 ओवर्स हो, क्वेश्चन यार हो, 20 के 20 क्वेश्चन। कभी बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि सभी क्वेश्चनों के जवाब, प्रश्नों के जवाब सदन में हो। तो एक नई परंपरा देखने को मिली और एक अच्छा वातावरण देखने को मिला। लेकिन उसके बीच में भी एक कुछ समय ऐसा आया कि जब विपक्षी ने जो उनको सदन की कार्रवाई में रोकने का प्रयास किया गया था, वो बहुत दुखद था। प्ले कार्ड लाना, उस पर भी उन्होंने सख्ती दिखाई थी, कुछ सांसदों को बाहर किया था, पर शुरुआती दौर बहुत अच्छा था और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। ये बात सही है कि सदन बहुत अच्छा चला है। शंकर लालवानी जी, आपने भी शपथ ली और वो भी हमने जो है लाइव टेलीकास्ट किया था उसका। दूसरी बार जब आप शपथ लेते हैं तो पहली बार से कितनी अलग होती है वो शपथ? देखिए, 2 कारणों से अलग होती है कि पहली बार बिल्कुल नए नए बन के आए थे, एक अनुभव नहीं था, और एक पहली बार का जो रहता है फियर वो था। लेकिन दूसरी बार एक अनुभव विशेष ये आया कि दूसरी बार का शपथ था, और सबसे ज़्यादा तो ये था कि नई संसद में हमने शपथ ली और सिंगोल के सामने ली। सिंगोल हमारे पीछे था, एक अच्छा वातावरण था, बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ हम सभी सांसदों ने शपथ ली, और मैं देख रहा था कल पक्ष हो विपक्ष हो, सब में उत्साह और उमंग था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बात को सबसे पहले जब प्रधानमंत्री एक परंपरा का निर्वाह करने के लिए सत्र से पहले मीडिया से बात करते हैं, और मीडिया से बात जब उन्होंने शुरू की कल, तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया कि हम भारत में निर्मित संसद के नए भवन में इस सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत शुभ संकेत दिया,
और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला जो समय है हमारा अमृतकाल है, उसमें बहुत सारे निर्णय इस नए संसद में होंगे। और उन्होंने विपक्ष से भी अपेक्षा की कि आप सकारात्मक भूमिका निभाएं, हम सब सांसद अपने क्षेत्र की, पूरे देश की बातें उठाएं। एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि ताकि संसद की गरिमा बनी रहे और जो जनता ने हमें चुन के भेजा है जिसके लिए, वो सदन में हम अपनी बात रख के जनता तक संदेश पहुंचाएं। तो ये एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक है और मुझे लगता है इसी के साथ नए संसद की शुरुआत हुई है। हम अपेक्षा करते हैं विपक्ष भी साथ देगा और जो संसदीय परंपरा है उसमें हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस नए भारत के निर्माण के लिए अमृतकाल का जो शुरुआत हुई है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये 18वीं लोकसभा रहेगी। जी हाँ, आप जिक्र करें और आपके साथ जो साथ वाली विंडो में है वो उस समय के चित्र चल रहे हैं जब प्रधानमंत्री कल मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने एक आकर बात उन्होंने बहुत अच्छी कही जी कि सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए सबका साथ चाहिए। तो उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया, आइए हम सब मिलके एक विकसित भारत के लिए सब साथ में मिलके चलें। तो ये एक बहुत अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही और उन्होंने कहा सबका साथ चाहिए इस नए कार्यकाल में। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र इसलिए भी किया सत्र की शुरुआत में ही कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय प्रक्रिया में हमें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए बल्कि उन गलतियों से सीख लेना चाहिए। और उन्होंने कहा भी कि हमें सीख लेते हुए अपने संविधान में जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना होगा और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा देश को संबोधित करते हुए कि 50 वर्ष पूर्व जो आज ही के दिन 25 जून को जो आपातकाल लगा था, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी, पूरा देश एक जेल बन गया था। मैं तो उस समय बहुत छोटा था, लेकिन मुझे ध्यान है मेरे पिताजी भी उस समय, उनका भी वारंट आया था। हमारे यहाँ पर इंदौर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जेल में ठूस दिया गया था और ऐसे भी समाचार पत्र हमने देखे थे जिन्होंने संपादकीय बिल्कुल ब्लैक छोड़ दिया गया था। वो काला दिवस जब हम याद करते हैं तो काँप जाते हैं। बहुत सारे परिवारों की स्थितियाँ बहुत विपरीत थी, लेकिन इस प्रकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काला धब्बा जो उस समय था, 50 वर्ष से हो रहे हैं, भविष्य में ऐसा ना हो और संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था हो, उसको लेके उन्होंने आह्वान किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय भविष्य में इस प्रकार का कोई भी संविधान को कुचला नहीं जाएगा जो उस समय इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। आइए हम सब मिलकर संविधान के अनुरूप आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। तो आपको क्या लगता है कि 50 बरस पहले जब आपातकाल लगा था और आपातकाल फिर हटा, उसके बाद से लगातार भारत की संसदीय प्रक्रिया और व्यवस्था मजबूत हुई है, समृद्ध हुई है? बिल्कुल मजबूत हुई है, समृद्ध हुई है और हम संविधान को ध्यान में रखते ही हमारी जो बातें हैं, चाहे परंपरा हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संविधान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सब परंपराओं का निर्माण किया है जो उसमें है। मुझे इस बात का दुख लगता है कि विपक्ष ने जिस प्रकार से कल एक प्रदर्शन किया वो बहुत ही दुखद है। वो आत्मचिंतन उनको करना चाहिए कि उनके समय किस प्रकार की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ 50 साल पूर्व बनी थी। हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से संविधान के अनुरूप काम करी है, आने वाले समय में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस प्रकार की कोई भविष्य में गलती ना हो, इसका हम सबको ध्यान रखना है। लेकिन एक सांसद के तौर पर और सांसद के तौर पर, सत्ता पक्ष के सांसद के तौर पर जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं या अपेक्षाएं कितनी होती हैं उससे? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी के 60 वर्ष के दूसरी बार ऐसा मौका मिल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। ये पहला मौका है 60 वर्ष बाद। तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारियां बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि 3 बार सरकार बन रही है तो 3 गुना ज़्यादा दायित्व हमारा है और हम परिणाम भी 3 गुना ज़्यादा लाएंगे। तो देखिए एक प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार देश के सामने ये बात कही कि परिणाम भी 3 गुना लाएंगे, अपेक्षा के अनुरूप काम भी करेंगे और ये एक अमृतकाल की शुरुआत है। शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अमृतकाल की ये शुरुआत में हम देश को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर काम करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर संविधान के अनुरूप
मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और देश में हमने देखा पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है, खास करके उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा हम नारा देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि इन 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आने वाला समय भारत के लिए और दुनिया में भारत एक नेतृत्व करने वाला देश है, उसकी नींव अब 18वीं लोकसभा में रख रहे हैं। आपने एक विकसित भारत के संकल्प की बात कही और ये संकल्प बार बार प्रधानमंत्री दोहरा भी रहे हैं और इस संकल्प के केंद्र में भारत का युवा है। और आपने जिसका जिक्र शुरुआत में किया कि इस बार 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक युवा सांसद पहुंचे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, इस संसद में युवा सांसद ज़्यादा हैं और 18 साल की उम्र में हम मतदान भी करते हैं। क्या योग सहयोग है। देखिए 18 साल, 18वीं लोकसभा, 18 साल में मतदान करना, हमारे गीता में 18 अध्याय का महत्व होना, और इस सब का एक योग सहयोग ऐसा बन रहा है कि ये आने वाला समय जो है भारत का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 18वीं लोकसभा ऐतिहासिक निर्णय लेगी और भारत देश विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा आने वाले समय में। जी जी, लेकिन वो एक प्रश्न मैंने आपसे इससे पहले पूछा था कि एक तो सांसद होना और दूसरी बार लगातार चुनकर आना और सत्ता पक्ष का सांसद होना, तो अपेक्षा कितनी लगी रहती हैं अगर अपने जनप्रतिनिधि से स्थानीय जनता की? ये बात सही है कि जब पहली बार चुन के आते हैं तो नए रहते हैं, लेकिन जब दूसरी बार चुन के जाते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता के बीच में जाती है कि हमने पिछले 5 सालों में क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है, उसका ही परिणाम है कि दूसरी बार जनता ने मोदी जी के समर्थन में अपार जन समर्थन दिया है। और हमारे इंदौर ने तो एक नया इतिहास बनाया है जीत का, और मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर में लगातार विकास के काम हुए हैं। अगर मैं जीडीपी की बात करूं, इन 5 सालों में हमारे इंदौर की जीडीपी डबल हुई है। अगर मैं आईटी के क्षेत्र में बात करूं तो आईटी के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट डबल हुआ है, स्टार्टअप बढ़े हैं, इंडस्ट्रियाँ बढ़ी हैं, रोजगार बढ़े हैं, कनेक्टिविटी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये तभी दर्शाता है, ग्रामीण में काम हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि सरकार विकास को लेकर कितनी सजग है और विकास हुआ है, तभी इतना अपार जन समर्थन मोदी जी को मिला है। एक आपकी एक पारी समाप्त होती है और उसी के पश्चात आपकी नई पारी भी शुरू हो जाती है। जब पहली पारी समाप्त होती है तो बहुत सारे कार्य आप कर पाते हैं, बहुत सारे आप के कार्य जो हैं वो पाइपलाइन में रह जाते हैं। क्या कुछ ऐसे कार्य जो पहली अवधि में पूरे नहीं हो पाए और आपके मन में है कि सबसे पहले उन कार्यों को शुरू किया जाए? बिल्कुल, ये बात सही है कि पहले काल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रारंभ हुए हैं। खास करके मैं बताऊं, इंदौर की कनेक्टिविटी को लेकर हमारी रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और खास करके लॉजिस्टिक की बात करूं उसको लेकर, और आईटी को लेकर, स्टार्टअप को लेकर, इन सब में हमारा एक डेवलपमेंट का प्लान शुरू हुआ है। और आने वाले 2 साल में, चूँकि पिछले बार 2 वर्ष हमारे कोविड में गए थे, तो कोविड होने के कारण हमको काम करने का मौका 3 वर्ष का ही मिला। लेकिन आने वाले 2 वर्षों में जो ये पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट सब पूरे होने वाले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर और इंदौर के आसपास लगभग 30,000 करोड़ के काम हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से, मोदी जी की सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। तो एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है शहर को बढ़ने का, और मुझे इस बात का भी संतोष है, अगर पूरे में देश की बात करूं तो पूरे देश का अगर ग्रोथ रेट किसी शहर का 12% है तो हमारे इंदौर का ग्रोथ रेट 14% है। ये तभी संभव होता है कि इकोसिस्टम मोदी जी के नेतृत्व में विकास का विकसित हुआ है। जी, आप बजट का यहाँ पर संदर्भ दे रहे हैं और इस सत्र के पश्चात बजट सत्र भी आयोजित होगा। पूर्ण बजट जो है उसमें पेश किया जाएगा, पारित किया जाएगा। उसको लेकर क्या आशाएं हैं? क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग घटकों से, अलग अलग लोगों से इस पर बातचीत भी शुरू कर दी है। लोगों से जो है उनके सुझाव भी मंगाए जा रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए बजट के अंतर्गत। आपका कुछ सुझाव? अगर हम पिछले कार्यकालों की बात करें, ये मोदी सरकार ही है जो बजट के पहले जो स्टेक होल्डर है, इसके सब स्टेक होल्डर से मिलती है, और जो देश चाहता है कि किस प्रकार बजट बनना चाहिए उन बातों को सब ध्यान में रखती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले वर्षों में भी ऐसा हुआ, और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों में माननीय वित्त मंत्री जी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे अलग अलग मिल रही है, उनको सुझाव ले रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाला बजट रहेगा वो बजट देश का
आगे ले जाने वाला जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी जो ग्रोथ की इंजन है, उसको आगे ले जाने वाला। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम देश की 5 अर्थव्यवस्था है, लेकिन आने वाले समय में हम दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। उसमें ये बजट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी जी, बजट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बजट सत्र तो बाद में आएगा और अभी 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है, शपथ ले रहे हैं नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सांसद। लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी घोषणा जो है किसानों के लिए हो चुकी है, एमएसपी को लेकर। अलग अलग फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दी गई है, जो कि हम लोगों को लगता है कि बजट में ही चीज़ें निहित होनी चाहिए, वो बहुत पहले ही कर दिया है। उसको लेकर कुछ एक संदेश देना चाहती है सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर आप पहली कैबिनेट का देखें, पहली कैबिनेट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई थी, उन्होंने पहला जो निर्णय लिया था वो किसानों के संबंध था, किसान सम्मान निधि और गरीबों को मकान देना। देखिए क्या सोच है सरकार की कि सबसे पहले निर्णय उन्होंने गरीबों को लेकर लिया था। और अभी जो आप बात कर रहे हैं एमएसपी की प्राइस की, तो सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में और करेगी। खास करके गरीबों को उत्थान के लिए, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कल कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो आने वाला बजट बिल्कुल दर्शाएगा कि किस प्रकार इस देश में गरीबी उन्मूलन की जाए और उसके ओर ये बजट कारगर रहेगा। किसी भी सरकार का नया कार्यकाल शुरू होता है तो पहले हमने देखा एक परंपरा कि कुछ वेट एंड वॉच की स्थिति रहती है। सरकार कुछ समझती है, सोचती है, कुछ जो है पेपर पर कुछ तैयारी करती है, उसके बाद निर्णय सुनाती है। लेकिन यहाँ पर 18वीं लोकसभा के माननीय सांसद शपथ लेते उससे पहले बहुत सारे एक के बाद एक फैसले भी ले लिए गए। आपको ध्यान हो जब 17वीं लोकसभा पूरी हुई थी और हमने भी समाचार पत्रों में और मीडिया में देखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी कैबिनेट बुलाई थी, फिर पूरे अधिकारियों को उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं चुनाव के लिए। लेकिन उन्होंने एक रोड मैप दिया था कि आने वाले 100 दिन बाद हम जो काम करने वाले हैं उसकी तैयारी करें। और मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि हम सब लोग चुनाव में गए, लेकिन जो हमारा पूरा सिस्टम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो रोड मैप तैयार किया गया जी, इस सत्र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस कार्यकाल के लिए, नए कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, संसद में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे आज की लोकसभा की कार्रवाई। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।